हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभ पांडे फिर से आपके सामने। फिलहाल आपने देखा होगा कि जियो, वोडाफोन और एयरटेल ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो अनंत अंबानी की शादी का खर्चा शायद इस तरह से दादा मोटा भाई निकालना चाहते हैं, या जो भी कहें, इस तरह के ट्रेंड चल रहा है। और इसी बीच एक ट्रेंड वायरल हुआ है जिसे कहते हैं बाइकॉट जियो एंड बीएसएनएल की घर वापसी ट्रेंड इरप्ट एंड फॉलोइंग प्राइस हाइक। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये क्या चल रहा है? क्या लगता है कि जी एयर बीएसएनएल की वापसी हो सकती है? तो कहानी को शुरू करते और अंत करते और जानते हैं कि बीएसएनएल की वापसी के क्या ऑप्शन है और बीएसएनएल का डाउनफॉल कैसे है। तो एक छोटी सी कहानी सुनते चलिए और जानते चलिए कि क्या वापसी के ऑप्शन है, और लास्ट में 4 ब्यूटीफुल और इंपॉर्टेंट लेसन आपको सीखने को मिलेगा लाइफ में। तो शुरुआत करते हैं। सन 2000 में बीएसएनएल आता है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, और आते ही छा जाता है गांव के दूर दराज इलाकों में जहां कुछ ना पहुंचे वहां बीएसएनएल के टावर आज भी दिखेंगे। जहां एयरटेल और जियो नहीं पहुंचते हैं वहां भी बीएसएनएल है, क्योंकि एक सरकारी कंपनी थी तो आती है। 2001 से लेकर 2008 तक बीएसएनएल अपनी मार्केट का राजा होता है और 67,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट अर्न करता है। मतलब एक दूध देने वाली गाय जहां से पैसा ही पैसा आता है। सबसे पहला इस पे लांछन लगता है जो दयानिधि मारन थे, कम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे, टेलीकॉम मिनिस्टर, और ये गठबंधन की सरकार थी। उनके घर पाया जाता है कि बीएसएनएल के अधिकारियों की मदद से उन्होंने इतने हाई स्पीड 321 कनेक्शन अपने घर पे लगवा दिए थे उस टाइम पे। और उससे चलाते क्या थे? उनका एक प्राइवेट टीवी नेटवर्क था, वो पूरा सरकारी पैसे से चलाते थे। सीबीआई जांच बैठ गई, 2006 के करीब में सुगबुगाहट आई और ये लद गए। उसके बाद क्योंकि गठबंधन की सरकार थी तो उदयनिधि मारन के ही पार्टी के एक और मिनिस्टर आते हैं, ए राजा। नाम सुना होगा अगर 90s किड हैं कि ए राजा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मेन थे, क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्टर थे। और हो जाता है 1000 करोड़ से ऊपर का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, और वहीं से मार्केट डाउन स्टार्ट होती है सन 2008 से। और उसके बाद आप देखेंगे जब बीएसएनएल अपने डोमिनेशन में था तो ये आइडिया से लेके वोडाफोन से लेके ये जो भी एयरसेल, यूनिनॉर आपने सुना होगा, ये सब समझ लो कि छोटे बच्चे जैसे चड्डे में घूमते उस तरह की हालत थी। लेकिन जैसे ही इसका डाउनफॉल शुरू हुआ, एयरटेल ने मार्केट कवर करना स्टार्ट किया, आइडिया आया, वोडाफोन आया, एयरसेल आया, यूनिनॉर आया। मतलब एयरसेल और यूनिनॉर तो इतने सस्ते थे कि मैं यूज़ करता था यार। एयरसेल के 10 रुपये के रिचार्ज में 10 मिनट कॉन्फ्रेंसिंग 5 दोस्तों से कर सकते थे, और प्लस जो भी मिलता था वो तो 10 रुपये 10 पैसा कॉल था। क्या मतलब कमाल की बात थी, मज़ा आ जाता था। अब तो मैं उसको सोच भी नहीं सकता। एयरसेल यूनिनॉर कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। बात करते हैं तीसरे रीजन की। हुआ क्या? क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी तो प्रॉफिट हो या लॉस हो इसको चलाना पड़ता था। और इसके हिसाब से क्या होता था, क्योंकि ये गाँव में थी, शहरों में तो सर्विस देंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, गाँव में सर्विस के पैसे बहुत कम मिलते थे, तो इनका पर कस्टमर जो रिटर्न था वो कम होता गया। तो कंपनी एक तरफ से इसके लॉस में चली गई। प्लस इतने घोटालों के बाद सीबीआई जांच बैठ गई, और सीबीआई के बाद अब इस पे ये हुआ कि इसमें बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। और जब हर एक चीज़ की जांच की गई तो पता चला ऐसे ऐसे नाम पे टेंडर पास हुए हैं, छोटे छोटे टेंडर बीएसएनएल के, कि नोकिया जैसी जो कंपनी है इस टेलीकॉम में उसको पास ही नहीं, और सेल जैसे कंपनी जो पेट्रोलियम में आ गए हैं उसको टेंडर पास हो गए हैं। अब जब कोई चीज़ अंडर इंस्पेक्शन आ गई तो 2007-8 के बाद से इसके हर एक टेंडर पे, हर एक चीज़ पे जांच, अप्रूवल, परमिशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पब्लिक फेडअप होने लगी और बीएसएनएल का डाउनफॉल और तेज़ी से होता गया। तीसरा, इसके रूड कर्मचारियों का बिहेवियर, क्योंकि भाई सरकारी कर्मचारी थे, दवा के पैसे लगते थे 1 लाख से ऊपर, 1,30,000 के करीब के सरकारी कर्मचारी थे बीएसएनएल में। अब अच्छी सैलरी मिलती थी। तो सरकारी कार्यालय का दफ्तर का हाल जानते हैं। अगर आपको इसका बीएसएनएल का कनेक्शन लेना हो इंटरनेट का तो एक दिन पहले जाइए, फॉर्म भर के आइए, अगले दिन वो आएगा, देख के जाएगा, उसके 7 दिन बाद आपका लगाएगा। और कहीं अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर तुम बीएसएनएल ऑफिस में बैठे रहो कि मेरा इंटरनेट चल जाए, वहीं पर्चे फार्म भरते रहो। तो एक इतना लंबा प्रोसेस था और इतना रूड बिहेवियर था। वहीं अगर आप एयरटेल वाले को कॉल करो, आएगा तुरंत 2-4 घंटे के अंदर एक आईडी लेगा, लगा के इंस्टॉल करके 2 दिन के अंदर चला जाएगा, और कॉल करो कोई दिक्कत है फटाक से सर्विस मिल जाती है। तो इस तरह से जनता थोड़े पैसे दे के मतलब फेडअप हो गई थी। तो धीरे धीरे वो प्राइवेट की तरफ शिफ्ट होने लगी, क्योंकि बीएसएनएल के कर्मचारियों का रूड बिहेवियर, पर कस्टमर क्योंकि रूरल एरिया में पैसा नहीं आता था, प्लस इतने घोटाले हो गए, सीबीआई जांच बैठ गई और प्राइवेट कंपनियां धीरे धीरे फैलने लगी। और इस तरह से धीरे धीरे एयरटेल से लेके आइडिया, यूनिनॉर, एयरसेल और इतने सारे हैं कि मुझे याद भी नहीं आ रहा है। आपको याद हो तो बताइएगा, आपने कोई सिम यूज़ की हो। और धीरे धीरे हच होता था उस टाइम वोडाफोन की जगह। धीरे धीरे ये मार्केट बीएसएनएल की डाउन होने लगी और मार्केट गिरती चली गई। अच्छा, एयरटेल ने मार्केट कवर किया, रेट्स बढ़ते गए और अच्छे अच्छे प्लान आए, डेटा सस्ता हुआ क्योंकि कई सारी कंपनियां आ गई, कम से कम 10 से 12 कंपनियां आ गई। अब इससे क्या हुआ, कंपटीशन इतना हैवी था कि सस्ता हुआ और जनता इंजॉय कर रही थी,
क्योंकि ऐसी ऐसी नई नई कंपनियां आ रही थी, ऐसा ऐसा प्लान दे रही थी कि मतलब दिल खुश हो जाता था। इट वॉज वेरी ऑसम। लेकिन आता है 2016 के आसपास जियो, मोटा भाई की एंट्री होती है और ये कहते हैं डेटा अरे फ्री में ले जाओ 6 महीने। और इस तरह से आदत लगाई कि ये यूनिनॉर, एयरसेल, पता नहीं कितनी कंपनियों को खा गए, हच का मार्केट गया, वोडाफोन में कन्वर्ट हो गया, बाद में ये भी नहीं चल पाया तो आइडिया और वोडाफोन मिक्स हो गए और एयरटेल की मार्केट, क्योंकि उस टाइम पे सबसे बड़ा प्लेयर एयरटेल था, तो वो सर्वाइव कर गया। तो जियो का कॉम्पिटिटर बना एयरटेल, और चीज़ें चलती रहीं और इस तरह से बीएसएनएल का पतन हो गया। फिर क्योंकि पहले बीएसएनएल कैसा था, एक सिम तो बीएसएनएल की, मेरी आज भी एक सिम बीएसएनएल की है, तो एक बीएसएनएल की रखते थे क्योंकि सरकारी कंपनी है, बाकी कौन सी कब भाग जाए पता नहीं चलता, तो एक बीवी और एक गर्लफ्रेंड। लेकिन कहते ना गर्लफ्रेंड में ज़्यादा मज़ा आता है, तो चले गए गर्लफ्रेंड का यूज़ करने लगे और बीवी को वैसे रख दिया और बीवी का हाल बद से बदतर होता चला गया। तो यही हाल हुई बीएसएनएल और अदर कंपनियों में। अब आप कहोगे सर ये सर्वाइव कैसे किया, तो देखो यार बीएसएनएल है एक सरकारी कंपनी और दूर दराज के इलाकों में जहां अगले 5 सालों में लोग नहीं पहुंचेंगे वहां पे ये अभी पहुंची हुई है। प्लस बीएसएनएल ने अपने आप को ग्रेडअप नहीं किया, जैसे अभी बीएसएनएल भी 2G 3G पे, जब तक 4G लेके आ रहे हैं तब तक वो 2G 3G से पे लटके हुए हैं। तो आप सोचिए ना बीएसएनएल का 4G भी नहीं हुआ है और यहाँ पे 5G की बात हो रही है और अगले साल तक लॉन्च होने की बात हो रही है। तो आप समझिए कि कितना तेजी से समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं लाया। इसके रीजन से भी सरकारी बछड़ों में पूरी की पूरी बीएसएनएल फंस गई। लेकिन सरवाइव कैसे करिए, सरकारी कंपनी है तो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो या कोई भी प्रीवियस गवर्नमेंट हो, सबने बीएसएनएल के लिए कंटिन्यू फंड डाला। दूसरा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट दी गई लोगों को, ओके, प्रीमेच्योर वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे दी गई, उनके अधिकारियों को पकड़ पकड़ के उनसे रिटायरमेंट फॉर्म भरवाया गया, क्योंकि लोड इतना बढ़ रहा है, काम है नहीं, रूड बिहेवियर है, सर्विस आप देते नहीं है। तो बीएसएनएल का कार्यालय बस चल रहा था, लेकिन कोई भी सरकार बीएसएनएल को बंद नहीं कर सकती क्योंकि उसके ऊपर इतना बड़ा धब्बा लगेगा। दुनिया की मतलब अभी इंडिया में कोई भी सरकार है वो बीएसएनएल को बंद नहीं कर सकती, एक ये रीजन है। तो इससे चलता रहा। दूसरा, दुआओं से चलता रहा। जैसे कहते हैं ना कि जो दूर दराज के इलाकों में है वहाँ पे जियो और एयरटेल जैसा कोई है नहीं, तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल पे ही डिपेंडेंट है। तो वो जो कस्टमर है, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में जाइए, हिमाचल में जाइए, लद्दाख में जाइए, तो यहाँ सीधे प्रीपेड नहीं पोस्टपेड सिम चलती हैं और बीएसएनएल की ही चलती हैं। तो वहाँ आज भी ये राजा हैं, तो वहाँ से कुछ इनकी इनकम होती है, वहाँ से सर्वाइव कर ले गए ये। तो ये कुछ रीज़न थे कि ये सर्वाइव कर गए। अब आते हैं कि कैसे बीएसएनएल आगे आएगा। तो इसके 4 बड़े कारण हैं, पहले जानिए। पहले जो हम बात करते हैं इस सरकार की, तो मोदी गवर्नमेंट अच्छे खासे फंड कंटिन्यू रिलीज़ कर रही है और मुझे भरोसा है कि ये गवर्नमेंट जियो को, बीएसएनएल को डूबने नहीं देगी, बीएसएनएल को आगे लेके आएगी। अब ये कह रहे हैं कि 2024 में हम 4G कर देंगे, बीएसएनएल को ग्रेडअप कर देंगे और 2025 में हम इसको 5G भी दे देंगे। हालांकि भरोसा नहीं होता कि अगर ये बीएसएनएल के कोई सरकारी कर्मचारी कहते, लेकिन जानते हैं टाटा ग्रुप है, इनका कॉन्ट्रैक्ट मिला है टीसीएस को, और जब टाटा ग्रुप किसी चीज़ में हाथ लगाते और कह दे तो बात मान सकते हैं, देश का भरोसा है टाटा। और इसलिए मैं मानता हूं कि बीएसएनएल 2024 तक 4G, और कह रहे हैं कि आपको फिर से सिम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े से सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, वही सिम 5G चलने लगेगी। तो 2025 तक 5G तो टाटा को मिला है, टाटा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, और मुझे लगता है कि ये काम हो जाएगा। तो ये 2 कारण हो गए। तीसरा, आज भी जनता का सपोर्ट, याद रखिए किसका सपोर्ट, जनता का, क्योंकि ये जो हैशटैग चल रहे हैं इससे जनता में अगर गुस्सा है तो कोई भी चीज़ गिर सकती है, फिर चाहे वो जियो हो एयरटेल हो। माना कि जियो और एयरटेल अपने रेट वापस नहीं लेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि अगले 2-4 साल फिर बढ़ाएंगे भी नहीं, अगर जनता जिस तरह से भाग रही है बीएसएनएल की तरफ और इस हैशटैग को चला दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करें, इस ट्रेंड को फॉलो करें, पोर्ट करें बीएसएनएल की सिम में, ताकि ये जो मोनोपोली क्रिएट करके रखी है इन 3 प्लेयर्स ने कि एक रूम में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं और पूरे देश में ये प्राइस बढ़ जाता है 25 से 30% का हाइक। इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी, डाटा और आटा दोनों महंगा करके बैठे हैं आप लोग। तो आम जनता पे इसका बहुत लोड पड़ता है। मैं ही कल रिचार्ज कर रहा था, 22 दिन का कर दिया है, 200 कुछ का यार, जहाँ 179 का था, 40-50 रुपये का फ़र्क आ रहा है। 1 GB का डेटा हटा दिया, किसी को 1 GB की ज़रूरत हो तो वो क्या करेगा। तो इस तरह से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये कुछ उम्मीद है बीएसएनएल के वापस आने की। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर मेंशन करें। एक और है, जैसा कि पुराने वालों को रिटायर किया तो नए जो कर्मचारी आएंगे शायद अब उनको पुराने वालों से आइडिया लग गया होगा कि जैसे उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट ज़बरदस्ती दिलाया गया, हमारे साथ ऐसा ना हो, तो उनका बिहेवियर रूड ना हो, टेक्नोलॉजी में अपडेट करें, सर्विस अच्छी दें,
तो जरूर बीएसएनएल की तरफ लोग बढ़ना चाहेंगे। इसको आने में समय लगेगा, लेकिन याद रखिएगा कि हमेशा एक किसी को खड़ा होना पड़ता है दूसरों को जवाब देने के लिए। जनता के पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए कि तुम 10 रुपये बढ़ाओगे तो मैं बीएसएनएल पे चला जाऊंगा। जब तक इन कंपनियों के अंदर डर नहीं बैठेगा तब तक ये ऐसे ही बिहेव करेंगी। तो प्राइवेट की मोनोपोली खत्म करनी है तो हैशटैग बीएसएनएल को आप चलाइए, जितना कोशिश कर सकते हैं उतना ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि टाटा पे भरोसा रखिए, जरूर बदलाव आएगा और ये देश की जनता ही है जो बदलाव लाती है। और क्या सीख मिलती है तो याद रखिए 3 से 4 चीज़ें इस वीडियो के अंत में आपको सीख देके जाती हैं। पहला, समय के साथ आप अपना बिहेवियर बदलें, टेक्नोलॉजी बदलें। दूसरा, दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती, अगर वो फ्री है, मज़े दे रहे तो आप ही प्रोडक्ट हो, बाद में आपका काटा जाएगा। ठीक है। तीसरा, मार्केट में किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में मोनोपोली है तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और चौथा, घमंड ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप मार्केट के राजा हैं तभी आपका पतन शुरू होता है। तो घमंड किसी बात का ना करें, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में अच्छी लगी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन।